नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। आजकल हम लोग को बहुत से पेशेंट में ये देखने को मिलता है, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में बढ़ता रहता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और हमारे ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, आइज़ हुआ, इन सबको धीरे धीरे ये डैमेज करने लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन जो होता है, जिसमें हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारी आर्टरीज़ रहती है, जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो करता है, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है, जो हमारी आर्टरी की वॉल्स होती है, यानी उसकी जो दीवारें होती हैं, वहाँ पे उस ब्लड का जो फोर्स होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये बीपी बढ़ने की समस्या देखने को मिलती है, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। मोस्टली फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन में हम लोग को जो बीपी होता है वो हम लोग को, अगर बीपी हम लोग नपवाते हैं तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 140/90 से एबव हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन की स्थिति देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके टाइप्स की बात कर ले कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन में। तो इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें दो तरह के हाइपरटेंशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो कि 90 से 95% लोगों में हम लोग को देखने को मिलता है ये, और ये ग्रेजुअली बढ़ता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात हो गई। सेकेंड टाइप की बात करें, जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि अंडरलाइन कोई कॉज रहता है, यानी कोई बीमारी रहती है, जिसकी वजह से हम लोग का हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, यानी बीपी बढ़ जाता है। तो ये तो इसके दो टाइप हो गए। अब फ्रेंड्स, इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर की बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला कारण जो हम लोग को देखने को मिलता है कि हेरिडिटरी कारण हो सकता है, यानी कि जो हमारी फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा है कि हमारे पिताजी को, माताजी को, या फिर नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी अगर हाइपरटेंशन की स्थिति बनी रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चों में भी हो सकता है। सेकेंड कॉज की बात करें तो लाइफ स्टाइल, यानी कि जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ओवर सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा पेशेंट ले रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। थर्ड कॉज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो, बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ हो, यानी कि स्लीप। फोर्थ कॉज की बात करें जिसमें स्लीप एपनिया, यानी स्लीप अच्छे से कंप्लीट नहीं होती है। और अगर हम लोग ड्रग्स की बात करें तो कुछ सर्टेन ड्रग्स भी होती हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, नेसेट्स होती हैं। ये सारी ड्रग्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे तो कुछ कॉजेज़ रहे। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन में हम लोग को सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये ग्रेजुअली बढ़ता है हमारे बॉडी में, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, तो बहुत सालों तक तो इसके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं कि हाइपरटेंशन की स्थिति है पेशेंट में। लेकिन जब ये डायग्नोज हो जाता है, तब इसके कुछ हम लोग को लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक देखने को मिलता है। मोस्टली जो हेडेक होता है वो ऑक्सीपिटल रीजन में, यानी कि पीछे साइड में देखने को मिलता है। मोस्टली वो मॉर्निंग के टाइम देखने को मिलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीगनेस रहती है। पेशेंट को नोज़ ब्लीड की भी स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि नाक से खून आना दिख सकता है। उसको वर्टाइगो होने लगता है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हम लोग को सिम्टम्स मोस्टली देखने को मिलते हैं हाइपरटेंशन में। अब फ्रेंड्स, इसके डायग्नोसिस की बात कर लें कि हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं हाइपरटेंशन के टाइम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डायग्नोसिस तो यही है कि हम लोग ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट करवाते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मल वैल्यू देखें तो 120/80 mm ऑफ मर्करी रहती है, जिसमें जो 120 है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो फ्रेंड्स, बिलो 120/80 ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर 120 टू 129 सिस्टोलिक एंड
80 टू 89 ये हमारा जो डायस्टोलिक अगर बढ़ा रहता है, ये हमारा स्टेज फर्स्ट में हाइपरटेंशन के आता है। और इसी तरह अगर हम लोग स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन की बात करें, तो जहाँ पे हम लोग को 130 टू 139 देखने को मिलता है बीपी, और जो डायस्टोलिक होता है वो हमारा 89 टू 90 हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है, तो हम लोग का हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ है, ये हम लोग मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी प्रॉपर मेज़रमेंट हो गया ब्लड प्रेशर का। लेकिन हमारे अदर ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उसको जानने के लिए हम लोग, जैसे कि हार्ट पे अगर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है या फिर कोई सिम्टम्स हम लोग को आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ईसीजी या फिर इको करवा सकते हैं, ताकि हम लोग को हार्ट की अच्छे से जानकारी हो जाए कि उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है या फिर उसमें कोई सिम्टम तो नहीं निकल के आ रहे हैं। किडनी की जांच के लिए हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं कि बीपी का कोई असर किडनी पे तो नहीं पड़ रहा है। इसी तरह उसके शुगर और लिपिड प्रोफाइल का भी हम लोग जांच करवा लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। इसी तरह हम लोग आइज़ यानी रेटिना की भी जांच करवा लेते हैं कि किडनी हाइपरटेंशन की वजह से कहीं हमारे रेटिना तो डैमेज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी कुछ इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा सकते हैं डायग्नोसिस के दौरान। अब फ्रेंड्स, इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले कि हाइपरटेंशन की वजह से हम लोग को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन तो हम लोग को यही देखने को मिलता है कि हार्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है, यानी कि हार्ट फेल्योर की स्थिति हम लोग को देखने को मिल सकती है, जिसमें हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है, सेकेंडरी इस्चीमिया देखने को मिल सकता है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन में हम लोग को कोई किडनी डिसीज़ देखने को मिल सकती है। पेशेंट को रेटिनोपैथी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे रेटिना पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ का रेटिना डैमेज हो जाता है, जिसकी अल्टीमेटली हम लोग को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हम लोग को मोस्टली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। तो ये तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात होगी। अब फ्रेंड्स, इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, जिससे हम लोग हाइपरटेंशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो होम्योपैथी होती है ये एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट पे बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग केस टेकिंग लेके प्रॉपर मेडिसिन निकालते हैं एक इंडिविजुअल पेशेंट की। पेशेंट एज अ होल, यानी कि वो उसके सिर्फ हाइपरटेंशन की स्थिति को नहीं सही करती है, बल्कि उसके रूट कॉज को ट्रीट करती है होम्योपैथी, जहाँ पे उसका कारण कुछ भी हो सकता है। पेशेंट का स्ट्रेस कारण हो सकता है, या फिर ड्रग्स कारण हो सकती है, या फिर हेरिडिटरी कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इन सबको ये ओवरऑल ट्रीट करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जो आती है होम्योपैथी में हम लोग देते हैं, उसका नाम है बेलाडोना। फ्रेंड्स, बेलाडोना एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे थ्रोबिंग हेडेक देखने को मिलता है पेशेंट को, फ्लश्ड फेस होता है, यानी कि बिल्कुल लाल हो जाता है फेस पेशेंट का। तो ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है पेशेंट में, तो हम लोग बेलाडोना की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड मेडिसिन की बात करते हैं ग्लोनाइन। ग्लोनाइन एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे हम लोग को हीट स्ट्रोक वाली स्थिति देखने को मिलती है, कंजेस्टिव हेडेक होता है, रशिंग ऑफ ब्लड हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ब्लड बहुत ही तेज़ी से रश करते हुए ब्रेन में पहुँच रहा है, जहाँ पे हम लोग को हीट की वजह से वर्टाइगो भी देखने को मिलता है पेशेंट में। तो अगर ये सारे सिम्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो हम लोग ग्लोनाइन की 30 पोटेंसी 5-5 को सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन की बात करें तो राउवेल्फिया सर्पेंटाइना एक बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर होती है उन पेशेंट में देने के लिए जहाँ पे क्रोनिक हाइपरटेंशन की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है। ये बहुत ही कारगर मेडिसिन होती है फ्रेंड्स हाइपरटेंशन में देने के लिए। तो राउवेल्फिया की जो मदर टिंचर है हम लोग 15-15 को सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्रेटिगल्स मदर टिंचर एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जिसको हम लोग हार्ट टॉनिक भी कहते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हार्ट के कोई भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं बीपी की वजह से, उसमें देने के लिए, यानी कि पैल्पिटेशन बहुत हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो भी हम लोग क्रेटिगल्स की मदर टिंचर 15-15 को सुबह दोपहर शाम अगर पेशेंट को देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो लैकेसिस नोटस। फ्रेंड्स, लैकेसिस एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है।
हाइपरटेंशन के केस में देने के लिए, जहाँ पे हम लोग क्लिमेक्ट्रिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा एल्डरली पेशेंट में देखने को 50-55 के अबव जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जो पेशेंट होता है टाइट क्लॉथिंग उसको पसंद नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नोज़ ब्लीड की स्थिति हम लोग को देखने को मिल सकती है, इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो लैकेसिस की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो बेराइटाम्यूर। बेराइटाम्यूर एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है एल्डरली पेशेंट में देने के लिए, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन उस पेशेंट में देखने को मिल रही है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें मोस्टली ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बेराइटाम्यूर की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम में देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी रही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।